ओम शांति। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी मीठी प्यारी परम आदरणीय वंदनीय मीठी गुलजार दादी जी अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन गई। हम सब के बीच में से कैसे अपनी कर्मातीत अवस्था बना के बाबा के पास एडवांस पार्टी में सेवा करने के लिए वतन में उड़ गए, तो मुझे याद आता है कि कैसे गुलजार दादी के साथ का आपको अनुभव सुनाना चाहूँगी कि जब मैं बहुत छोटी आयु में, मेरे ख्याल से मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, जब पहली बार मधुबन में बाबा से मिलने आई थी। मैं पहली बार दादी जी को कब मिली और कैसे मिली, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि जब मैं सबसे पहली बार 1994 में 94 में पहली बार कॉलेज में पढ़ती हुई बाबा से मिलने के लिए मधुबन आई थी हिमाचल से, और पंजाबी ड्रेस में सफ़ेद ड्रेस पहन के, और जैसे ही पांड्या भवन के गेट पे पहुंची तो मैं तो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि वो सीन मेरे सामने आज भी आता है कि पांड्या भवन का जो गेट है उसके अंदर जैसे ही हम कदम रखने लगे, अभी गेट पे पहुँचे थे और गेट से एक कदम अंदर की तरफ गए, पूरी पार्टी और भी साथ थी, आगे आगे दीदी चल रहे थे, दीदी के साथ हम सभी थे। तो जैसे मैंने अंदर की तरफ कदम रखा, अंदर जो सामने श्री कृष्ण का फोटो है सामने की दीवार में, और एक तरफ ये पानी की टैंकी सी है, नल है पानी पीने वाले, उस तरफ से दादी अंदर से आ रहे थे। और हमें समझाया गया था ट्रेन में कि बाबा वाली दादी, गुलजार दादी जी माना बाबा वाली दादी। तो जैसे ही कदम अंदर की तरफ रखा और किसी ने कहा ये बाबा वाली दादी है, और हम एक तरफ एकदम बाबा की दादी की तरफ देखने लगे, और दादी की दृष्टि जैसे ऐसे मेरे ऊपर पड़ी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था और बड़ी पावरफुल दृष्टि थी और बड़ा रूहानियत उस चेहरे पे थी और बहुत ही अपनापन था। तो ऐसे लगा जैसे दादी मेरा स्वागत करने के लिए गेट पे आए हो। वैसे तो ड्रामा अनुसार दादी जी ऊपर ओम शांति भवन में क्लास कराने जा रहे थे, हमें नहीं पता था, लेकिन उस ज़माने में पैदल चल के दादी ऊपर क्लास में जा रहे थे। तो दादी का क्लास का टाइम हुआ होगा और हमारा वही टाइम पे पांड्या भवन के गेट से अंदर आने का, पहली बार मधुबन में आना और दादी जी का ऐसे गेट पर मिलके, और दृष्टि के द्वारा पावरफुल दृष्टि और बड़े प्यार भरी दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि वो मेरे ऊपर पड़ी, और मुझे नहीं पता मेरा जीवन कैसे बदल गया। मैं उसके पहले बहुत फैशन करती थी और बहुत ही कॉलेज लाइफ और बहुत सारा उस दुनिया का बहुत अच्छा सा पहनना, फैशनेबल बन के रहना, वो जीवन बिल्कुल अलग था। वो कभी हम अलग अनुभव सुनेंगे, लेकिन मैं दादी जी के साथ का अनुभव कहूँगी कि कैसे मेरे जीवन को दादी ने बदला, दादी की उस दृष्टि ने बदला, जो पहली बार दादी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा वाली दादी गेट पे मुझे लेने आई हो। भले दादी ऊपर क्लास कराने जा रहे थे, लेकिन वही घड़ी हमारा एंटर होना और दादी का सामने से आना, दादी का पावरफुल दृष्टि मुझे मिलना और प्यार भरी दृष्टि मिलना, मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी मेरी नज़रों के आगे घूमता है। वो घड़ी मैं नहीं भूल पाती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे जीवन का परिवर्तन वहीं से शुरू हो गया। मैं इतनी खुश हो गई, बाबा वाली दादी की दृष्टि मुझे पड़ी और गेट पे दादी ही सबसे पहले मुझे मिले, और उसके बाद तो फिर जैसे ही दूसरे दिन बाबा ने आना था शाम को, हाँ, तो वो घड़ी तो बीत गई। उसके बाद में बहुत खुशी में, इतना अंदर से खुशी हुई, चेहरा लाल लाल, आंखों में आंसू। सब लोग मुझे पूछते थे, पहली बार मधुबन में आई है, तुझे क्या हो रहा है, तेरी आंखें लाल क्यों है, तेरा आंखों में पानी क्यों है। तो मैंने कृष्णा दीदी के साथ पहली बार आई थी, तो जलंधर वाले, और कृष्णा दीदी ने मुझे कहा तुझे बाबा ने पसंद कर लिया।
तो मुझे बाबा ने पसंद कर लिया। मुझे ही पता नहीं हो रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था और अंदर की कुछ खुशी ही अलग थी और बहुत सारा एक अलग सी खींच हो रही थी, क्योंकि पहले का जीवन मेरा पूरा फैशन वाला जीवन था और इधर पूरा अलौकिक जीवन और ये रूहानियत वाला जीवन और उधर देह भान अभिमान वाला जीवन। तो उस जीवन से इस जीवन में प्रवेश होना और वो भी गेट पे दादी का मिलना, मेरा तो भाग्य ही बदल दिया। दादी ने बदल दिया। मैं तो लाखों करोड़ों धन्यवाद दादी को करती हूँ कि दादी माँ, तूने मेरा ये जीवन इतना सुंदर जो परिवर्तन, इतना अचानक और इतना बड़ा परिवर्तन आया, वो दादी जी की वजह से ही आया। मैं आज वो फील करती हूँ, तब मुझे इतना ख्याल नहीं था, लेकिन इतना याद आता था कि दादी जी पहली बार गेट पे मिले थे, दादी ने मेरा स्वागत किया था, दादी मुझे गेट पे लेने आए थे, ऐसा मुझे अनुभव हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन शाम को जब दादी से मिलना था, बाबा से मिलना था, तो ओम शांति भवन में तब पहली बार हम बाबा से मिले थे। और ओम शांति भवन में आगे नीचे बैठने के लिए जगह होती थी और पीछे दादियों के सोफे लगते थे और उसके पीछे फिर बाकी वाले लोग बैठते थे। तो जो कुमारियाँ और थोड़े लोग कोई नीचे बैठ सकते थे, उनको दादियों से भी आगे बैठने को, बाबा के एकदम नज़दीक बैठने को ऐसा मौका मिलता था। तो हम नीचे बैठ गए आगे एकदम बाबा के पास, बाबा के सामने। और जैसे ही बाबा आए, पहली बार मैं बाबा से मिल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नया नहीं लग रहा था, जैसे बाबा मुझे कैसे खींच कर लाया था। और जैसे ही बाबा की दृष्टि मिलने लगी तो मैं बहुत ही एकदम आंखों से आंसू टपक रहे थे और अंदर से अलौकिक जैसी अनोखी एक शक्ति मिल रही थी या प्यार मिल रहा था, खींच हो रही थी मुझे। और मुझे ऐसा आंखों में आंसू टपकते थे और बाबा का प्यार मिल रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा था। तो बाबा की दृष्टि भी मिली, एकदम पास में थे हम लोग। और उसके बाद जैसे ही बाबा की मुरली शुरू हुई तो बहुत ही, और पहली मुरली तब चली थी, ये 9 जनवरी और 1994 को पहली मुरली जो मैंने बाबा की सुनी थी। तो वो मुरली में आप पढ़ना देखना कि उसमें जब मुरली में बाबा ने 4 प्रकार का निश्चय बताया था। जैसे ही मैं पहली बार बाबा के घर पहुंची, बाबा की मुरली सुन रही और बाबा उसमें 4 प्रकार का निश्चय के बारे में बाबा ने मुरली चलाई थी। और उसमें पहला निश्चय था स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। 4 प्रकार के निश्चय की मुरली चली थी। तो वो सारी मुरली भी अंदर जैसे ऐसे उतरती गई और हम ऐसे टक करके बाबा को देखते थे, बाबा का प्यार ले रहे थे और मुरली सुन रहे थे। मुरली सुनने के बाद जैसे बाबा को भोग खिलाते हैं, दादी बाबा को भोग खिला रहे थे, बड़े दादी जी एक बाजू बैठे थे और दादी जी बाबा को भोग खिलाने लगे और हम बाबा के प्यार में खोए हुए थे और एकदम पास में भी थे। और बार बार ऐसा होता था कि बाबा मुझे देखे, बाबा मुझे देखे, बाबा की दृष्टि मेरे पे पड़े। बहुत खींच रहा था बाबा, बहुत प्यार कर रहा था जैसे समझो। और मैं अंदर से तड़फती थी, बाबा मुझे देख, बाबा मेरी तरफ देखो, बाबा मेरी तरफ देखो। और उधर से बाबा, दादी बाबा को खिला रहे थे। दादी ने अपने हाथ में बाबा को खिलाने के लिए वो पकड़ा है, गिट्टी पकड़ी है चम्मच में डाल के। और बाबा वो गिट्टी को ना देख के, बाबा जहाँ मैं बैठी थी वहाँ बाबा की नज़र मेरे ऊपर टिकी और मैंने कहा थैंक्स बाबा, आपने मेरा सुन लिया। माना मेरा एक एक संकल्प बाबा को पहुंचता था कि मैं तड़फ रही थी तो बाबा को मेरा संकल्प पहुंचा और बाबा ने वहाँ पर भी दादी ने जो खिलाने के लिए पकड़ा है, बाबा ने वो ना देख के, और जहाँ मैं बैठी थी और तड़फ रही थी, बाबा मेरी तरफ देखो, बाबा मुझे दृष्टि चाहिए, बाबा मुझे दृष्टि चाहिए, और बाबा मुझे देखने लगे और इतना प्यार से मुस्कुराते बाबा दृष्टि दे रहे थे। वो भी आज मेरी नज़रों में इतना घूमता है। वही कारण है शायद कि आज हम इतने पेपर पार करके और आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। वही ताकत है, वही शक्ति, वही प्यार हमें आज तक भी चला रहा है। तो बाबा उस गिट्टी को ना देख के मुझे देख रहे थे। वो भी एक निराला अनुभव था। और उसके बाद फिर जब बाबा जाने लगे तो लास्ट में गीत बजता था, आप यूं ही दृष्टि देते रहो बाबा और सुख सागर के गहरे में उतर जाऊं मैं, है ना। तो वो गीत बजने लगा और बाबा ऐसे दृष्टि देने लगे फिर मुझे ऐसे होने लगा कि ये तो अच्छा नहीं है, बाबा तो जा रहा है, जैसे कोई चीज़ बड़े समय के बाद मिली हो और मैं बाबा से बिछड़ना नहीं चाहती थी। पहली बार मिल रही थी लेकिन इतना प्यार मिल रहा था बाबा का कि मुझे बाबा से अलग होने को मन नहीं कर रहा था।
तो बाबा की जो दृष्टि मिली, मुझे ऐसा लगा कि बाबा या तो आप भी मत जाओ या तो मुझे भी साथ में ले जाओ। पहली बार की बात है, मेरा फर्स्ट बाबा मिलन, और बाबा दृष्टि दे रहे थे, बाबा उड़ने को तैयार थे, और फिर बाबा को मेरी वो तड़फन पहुंची होगी, मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे और बाबा मुझे देख रहे थे। बाबा, मुझे लग रहा था बाबा या तो आप भी मत जाओ या तो बाबा मुझे भी लेके जाओ। मतलब मैं बाबा से बिछुड़ना नहीं चाहती थी। बाबा को मेरा साफ मन, निखालस मन, बिना छल कपट वाला मन बाबा को मेरा पसंद आया था। तो बाबा फिर मुझे जाते जाते दृष्टि देने लगे, और मैं इतना तड़फन हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं पहली बार का बाबा मिलन की मैं बात अनुभव सुना रही हूँ। तो मुझे उस टाइम फिर मैं बहुत ऐसी तड़पने लगी जैसे मेरे से कोई चीज़ गुम हो गई, चला गया बाबा और रह गई मैं, है ना। ये पहली बार 94 की बात है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं नॉर्मल हो गई। पहले ऐसे ही बैठी रही, बाबा चला गया मैं रह गई, बाबा चला गया मैं रह गई। लेकिन ये सब बाबा ने दृष्टि जो दे के मुझे पक्का कराया था, क्योंकि मेरा जो पहले वाली लाइफ थी वो बहुत ही फैशन वाली लाइफ थी। दिल बहुत साफ था, दिल में कोई छल कपट या मैल नहीं था, बुद्धि साफ थी, लेकिन एक फैशन करने का, अच्छा पहनने का शौक था। तो मैं जब मम्मा के बारे में सुनती हूँ कि मम्मा बहुत फैशनेबल थी, मम्मा बहुत अच्छा पहनती थी, तो मैं बहुत खुश होती थी कि मम्मा भी तो फैशन करती थी, है ना। और दूसरी बात ये था कि मन साफ है, इसलिए जहाँ सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो मेरे इस सच्चे और साफ दिल पे बाबा बहुत खुश हुए थे और बहुत राजी हुए थे, और वो पहला बाबा मिलन मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। हाँ, बाबा मिलन तो हर बार वाला बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन फर्स्ट बाबा मिलन मेरा बहुत ही अच्छे में अच्छा ऐसा हुआ था जो आज तक वो मन में छाप लगी हुई है, और उसी से मेरा जीवन भी परिवर्तन हुआ है। तो उसके बाद बाबा चले गए, मैं बड़ी उदास जैसी हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल होने लगी, और फिर बाबा के घर में थी, इसलिए बाबा फिर बहुत अच्छा अनुभव करा रहा था सब जगह। दीदी के साथ पांडव भवन में ज्ञान सरोवर तभी भी बन ही रहा था शायद, और नीचे का अपना जो शांतिवन में अभी इतना नहीं बना था, एक तपस्या धाम बना था, एक ज्ञान अमृत भवन बना था। बस ये 2 ही बिल्डिंग तब बनी हुई थी, लेकिन इतना पता था कि नीचे भी कुछ शांतिवन है और वो भी बाबा का घर है। लेकिन तब उन दिनों में ऊपर पांडव भवन ही अपना घर था मेन। तो फिर उसके बाद हम दूसरे दिन फिर सब जगह घूमने गए, सब भूल गए माना दो जो भी। फिर मनोहर दादी ने क्लास कराया, और मनोहर दादी ने जब क्लास कराया तो बोला कुमारियों की ट्रेनिंग रखेंगे, और कुमारियों की ट्रेनिंग में जिसको भी ट्रेनिंग करनी हो वो सभी अपना अपना फॉर्म भर देवे। तब उन जमाने में 6 मास की ट्रेनिंग होती थी। मैंने फटाफट ट्रेनिंग के लिए भी फॉर्म भर दिया, और फिर भाई को बताया, भाई जी मुझे लेके आए थे साथ में। फिर भाई जी को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करनी है, तो भाई जी ने भी बहुत खुश होकर मुझे छुट्टी दी और बोला ठीक है आप फॉर्म भर दो। लेकिन मैंने कृष्णा दीदी से नहीं पूछा था, जलंधर वाले, कि मैं फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं। फॉर्म भर दिया, और उन्होंने कहा था अपनी टीचर का साइन करवा के फिर जमा करना था वो। तो मैंने फिर दीदी के पास गई, बड़े नशे में थी कि दीदी फटाफट मेरा साइन कर दो, मुझे तो ट्रेनिंग करनी है टीचर्स की। और तब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, और पढ़ते पढ़ते आई थी। 13 तारीख से पेपर शुरू होने थे, और मैं 9 तारीख को बाबा से मिलने मधुबन में बैठी थी। और घर में झूठ बोल के मैं और मेरे बड़े भाई जी ने सिखाया था कि ऐसे तो घर वाले जाने नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी ज्ञान में नहीं चलते थे घर परिवार में से। तो मैं और मेरे बड़े भाई जी दोनों ही झूठ बोल के मधुबन बाबा से मिलने के लिए आए थे। लेकिन बाबा से मिलके इतना नशा चढ़ा, इतनी खुशी हुई थी, मेरा जीवन ही बदल गया। मेरा फैशन पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा जो हेयर स्टाइल बड़ा बड़ा पफ डालती थी वो भी सब प्लेन हो गया, और मैं जो रंगीन और फैशन वाले कपड़े पहनती थी वो भी पूरे वाइट हो गए। और मैं कॉलेज में सफ़ेद कपड़ा पहन करके मैं कॉलेज में जाना शुरू हो गई। इतना बड़ा मेरा ये परिवर्तन था। तो मैं समझती हूँ ये बाबा से, दादी से, बाबा से मिलना माना ही मेरे जीवन के परिवर्तन का पूरा आधार हुआ। बाबा ने ही जीवन बदला, बाबा ने ही प्यार किया, बाबा ने ही शक्ति दी, बाबा ने ही जो कुछ भी किया दादी ने और बाबा ने ही किया, है ना। तो मेरे लिए तो दादी ही सब कुछ थी। मुझे ऐसा लगा पहली बार जो मिले, और उनकी इतनी अमिट छाप पड़ी जो पूरा जीवन ही बदल गया। और उसके बाद फिर
जैसे ही हम तब कृष्णा दीदी ने कहा नहीं अभी तो तू पढ़ाई कर ले और बाद में मैं तुझे ट्रेनिंग करने के लिए जालंधर भेजूंगी। तो फिर हम आज्ञाकारी बच्चे थे तो हमें भी कहना जैसे दीदी ने कहा वैसा मैंने कहना मान लिया। और उसके बाद वापस गए तो फिर कॉलेज में जाना था, पेपर होने थे, वो सब जो भी कुछ था ड्रामानुसार वो सब करते। और फिर बाबा खींचता था, दादी खींचती थी, ये जीवन खींचता था, ये बहनों की सफ़ेद साड़ी देखती थी तो ये बहुत अच्छा लगता था। फिर ऐसा लगता था कब ये सब कुछ छोड़ के भागे, कब ये सब कुछ छोड़ के भागे। तो ऐसे करके फिर बाबा का मतलब ये थोड़ा समय जो पढ़ाई में निकाला, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला, लेकिन जब भी मधुबन आते थे बड़ी मुश्किल से वो सब पूरा निपटा के और फिर बड़े बड़े दीदी जालंधर वाले आए थे, उनके साथ फिर जालंधर चली गई। बाबा दीदी ने कहा तिलक तेरी बहन को भेजेगा मेरे साथ, तो उन्होंने भी कहा हाँ मैं भेजूंगा। और मुझे पूछा, मैं भी बहुत खुशी से तैयार हो गई क्योंकि जो बीज पड़ा था ना और जो गुलजार दादी की दृष्टि जो मिली थी पांडव भवन के गेट पे, वो दृष्टि मुझे बार बार खींचती थी। हाँ मैं कब वहाँ जाऊँगी ऐसा होता था, वो बाबा वाली दादी से मिलना है। तो जैसे ही मैं दादी दीदी के साथ चलने को तैयार हो गई, जालंधर आ गई, बाबा दीदी के साथ रहने लगी। फिर अभी थोड़ा ही समय हुआ था जालंधर रहते हुए और गुलजार दादी अमृतसर आने वाले थे और जालंधर वाले राज दीदी और मुझे दीदी के साथ मुझे और एक बहन और हम दो बहनों को दीदी लेके गए साथ में। और अमृतसर दादी आ रहे हैं करके तो बड़ों को जाना ही होता है, ऐसा हम दोनों को दीदी साथ में लेके गए। और जैसे ही अमृतसर में फिर दूसरी बार मैं वहाँ पे दादी को मिली और जैसे ही वहाँ की भी दादी की जो दृष्टि है वो भी मुझे आज भी ऐसा लगता है दादी वहाँ आंगन में कैसे मिले थे। ऐसे बाहर से जब हम अंदर जा रहे थे और दादी अंदर जाते ही दादी सामने से आ रहे थे और दादी ने राज दीदी को कहा, राज दीदी ने ओम शांति किया और कैसे वो मतलब ऐसे बातचीत करने लगे और दादी की दृष्टि फिर से मेरे ऊपर आई और दादी ने कहा राज ये बाल्की मुझे दे दे। और वो दूसरी बार मुझे दादी से मिलना है। पहली बार जैसे मधुबन दादी मुझे लेने आ रहे हैं गेट पे, गुलजार दादी, मीठी दादी, मेरी प्यारी माँ, और दूसरी बार अमृतसर में दादी कहते राज ये बाल्की मुझे दे दे। वो मेरे कानों में गूंजता। मैं भी सामने ही खड़ी थी और बाबा वाली दादी है ये वो पता था, मधुबन में जिसको मैं एक बार मिल चुकी हूँ ये वो दादी है ये भी पता था। उसके बाद राज दीदी ने मुस्कुरा के टाल दिया और कुछ नहीं बोले, लेकिन मैंने सुन लिया था कि गुलजार दादी कह रहे हैं ये राज ये बाल्की मुझे दे दे। फिर बाद में दीदी ने एक बार कहा कि गुलजार दादी कह रहे थे राज ये बाल्की मुझे दे दे। मैंने बोला दीदी आपने क्यों नहीं दिया मुझे दादी के साथ क्यों नहीं भेजा, मैं दादी के साथ सेवा करनी थी। तो ऐसे करके दीदी राज दीदी कहते थे मैंने बहुत सारी कन्याएं दी है बाबा को, मेरी बहुत सारी कन्याएं बहुत सारी जगह पे सेवा के लिए गई है, लेकिन मैं कहती थी जब गुलजार दादी ने मांगा था तो आपने मुझे उनको क्यों नहीं दिया। लेकिन हम बड़ों के सामने ज़्यादा नहीं बोल सकते थे, ऐसा था। तो वो समय भी निकल गया। वहाँ वो दादी के शब्द थे राज ये बाल्की मुझे दे दे। मधुबन गेट पे दादी मुझे लेने के लिए जैसे वहाँ पे आए, ये दादी का प्यार, ये बाबा का प्यार था जिसने मेरा जीवन बदल दिया है। उसके बाद दादी की जब भी दादी से मिलते थे खूब एनर्जी मिलती थी, बहुत सारा प्यार मिलता था, दृष्टि मिलती थी, बाबा आते थे, वो सब बहुत ही हमारा भाग्य है जो बाबा ने ही जीवन बदला। बाबा ने ही समर्पण कब हो गए, कैसे सब छूट गया, कैसे फैशन से फैशनेबल लाइफ से कैसे सिंपल लाइफ हो गई, ये सब बाबा की कमाल है। मैं तो अपने मीठी प्यारी दादी माँ को सत सत नमन करती हूँ और उनके प्यार को, उनकी पालना को कभी नहीं भूलूंगी कि उनकी जो मुझे प्यार मिला है, उनकी जो मुझे पालना मिली है, उनका जो पल पल का मैं अनुभव करती हूँ। तीसरी बात, जब मैं और सीमा बहन पंजाब से गुजरात आने के लिए मधुबन आए हुए थे और वहाँ पे हिस्ट्री हॉल के पीछे जो दादी का कमरा है जहाँ से दादी अपने कमरे की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे दादी ऐसे बाहर की तरफ से, नीलू बहन भी दादी के साथ ही थे और दादी वहाँ मिले। हमने सोचा चलो दादी को मिल के आते हैं, क्या पता दादी हमें पानीपत सोनीपत उधर भेज दे, क्योंकि हम और कहीं नहीं जाना चाहते थे। मधुबन में आए हुए थे तो हमें ऐसा लगता था कि पंजाब या दिल्ली की तरफ हम जाएं।
तो हमने सोचा चलो मोहिनी दीदी तो गुजरात भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन हम चलो गुजरात दादी से मिलते हैं तो दादी हमें वापस दिल्ली या सोनीपत में भेजने के लिए दादी मानेंगे। जैसे ही हम दादी के पास गए और वहाँ अपने हिस्ट्री हॉल के पीछे वाला जो कमरा है वहाँ बाहर खड़े थे दादी, और हम वहीं जाके दादी को ओम शांति किया। और दादी ने पूछा कहाँ से हो तुम दोनों? तो हमने कहा दादी हम जलंधर। बोले अच्छा राज के पास रहते हो? तो फिर हमने कहा जी दादी। तो बोले तो यहाँ क्यों आए हो? तो हमने कहा दादी हाँ वहाँ पे मतलब वहाँ से हम कुछ कहीं बाहर जाना चाहते हैं सेवा में, तो आप हमारे को दिल्ली या सोनीपत भेज दो। तो दादी कहते राज को क्यों छोड़ा, तुम जाओ राज के पास। मतलब दादी देखो बड़े कभी भी कुछ गलत नहीं सिखाते, इसलिए उनको था कि वो जानते थे राज दीदी को भी ज़रूरत है ना, तो वहाँ से तुम क्यों आए, वहाँ जाओ राज के पास। बस इतने 2 शब्द दादी ने बोले, और इतना अंदर से वो भी लगा कि बड़े हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं। तो उन्होंने कभी भी और कुछ बात नहीं कही, सिर्फ 2 शब्द बोले, तुम जलंधर से आए हो, राज के पास से आए हो, जाओ राज के पास। बस इतना बोल के और दृष्टि दे के दादी अंदर चले गए। ये भी एक तीसरी मुलाकात मेरी वंडरफुल दादी के साथ की थी। और मैंने कहा देखो दादी कितना अच्छा थोड़े में बोला, लेकिन जाओ राज के पास, ऐसा नहीं सिखाया कि जाओ दूसरी जगह। तो ये बात भी एक दादी की बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे तब भी। और उसके बाद भी कई बार दादी क्लास भी दादी कराते थे। बाबा मिलन के पहले दिन दादी की आवाज़ सुनते थे, दूसरे दिन बाबा मिलते थे, तो बाबा का से मिलने का भी अपना ही वंडरफुल अनुभव होता था। और दादी से मिल के भी, दादी की बातें सुन के भी, दादी हमेशा कहते थे बच्चे एक बात याद रखो, खुशी कभी नहीं जानी चाहिए। बात तो अभी आई है चली जाएगी, लेकिन उसके कारण अपनी खुशी चली जाए वो कभी नहीं करना, है ना। हमेशा खुश रहना। बात तो आई है चली जाएगी, लेकिन उसके पीछे अपना ये खजाना कभी गुम मत करना। सोचो तुम्हें कौन मिला है। ऐसे ऐसे बातों से दादी ने हमें बहुत ही उमंग उत्साह में लाया है, हमें बहुत आगे बढ़ाया है। और उसके बाद तो फिर बहुत बार बाबा से मिलने स्टेज पे भी जाना हुआ है, बाबा से दृष्टि स्टेज पे भी ली है, वहाँ से भी खूब शक्ति भरी है। समय प्रति समय बाबा से, दादी से बहुत प्यार और पालना मिलता रहा। और लास्ट में भी ऐसा पार्ट था कि जब अभी जो डॉक्टर भाई को हम लेके गए थे मधुबन, भोपाल भाई जी की दवाई के लिए, तो उन्होंने भोपाल भाई जी ने भी कहा आप दादी को ठीक करने के लिए डॉक्टर को दिल्ली अपने बॉम्बे हॉस्पिटल लेके जाओ। और इतना मन होता था अंदर से कि अभी भी शायद अंत में भी हम दादी के काम आ सकें। हम तड़पते रहे कि दादी के लिए दवाई, आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे पास कनाडा के एक बहुत अच्छे भाई हैं जो आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को, उनका लीवर में मास्टरी है, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने किडनी का, लीवर का, कैंसर का, हार्ट का, सब ट्रीटमेंट वो करते हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, वो भी कनाडा के फॉरेस्ट की जड़ी बूटियाँ और कुछ यहाँ की। तो बहुत पहुँचे हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर धनेश सावरिया। तो उनको लेकर के हम लोग भोपाल भाई जी के लिए दवाई देने के लिए गए थे मधुबन। और वहाँ से फिर भाई साहब को भी मिलने गए महादानी कॉटेज में, निर्वैर भाई जी को। और उन्होंने फिर मुझे वहाँ से भी कहा था कि आप इनको बॉम्बे लेके जाओगे। तो मैंने कहा भाई साहब दादी के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, आप अभी कहो तो मैं सीधा बॉम्बे पहुंचूंगी डॉक्टर को लेके और दवाई लेके। आप एक बार छुट्टी दिला दो और बॉम्बे से हमें छुट्टी मिले, हम वहाँ तक भी जाएंगे। तो दादी के बारे में कुछ समय से सुन तो रहे थे कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, और लेकिन दादी को क्या हो रहा है वो नहीं पता था। और ये डॉक्टर दादी को ठीक कर सकता है, अगर ऐसा पता होता तो ये कितने साल पहले से हमने यही डॉक्टर से उनकी दवाई कराई होती, तो शायद ड्रामा कुछ और भी होता। लेकिन जैसे बाबा ने ड्रामा पक्का कराया है, हर समय हर सीन जो जैसा और जहाँ पूरा होना है वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए अपने हाथ में कुछ नहीं था। बाकी हमने बहुत ज़ोर लगाया लास्ट में भी कि हम दादी के काम आ सकें, और 2 बार परमिशन भी मिली कि आप डॉक्टर को लेके बॉम्बे जाओ। लेकिन जब तक हम जाने के लिए हमें छुट्टी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और लास्ट में हमारे वाला डॉक्टर गया भी सही हमारी तरफ से बॉम्बे, लेकिन वो दादी तक नहीं पहुंच पाया। और उस दिन, अब ये 10 तारीख को
दादी ने 10 या 11 तारीख सुबह दादी ने शरीर छोड़ा और ये डॉक्टर उन्होंने 9 तारीख को बुलाया। 9 तारीख को 9 या 8 तारीख को शायद डॉक्टर को बुलाया बॉम्बे, और 8 रात को वहाँ पहुँचा, दवाई दी, 9 को वो वापस आ गया डॉक्टर। लेकिन तब डॉक्टर भाई ने कहा था कि अब कुछ नहीं बचा है, और अब लास्ट में उन लोगों ने बुलाया। अगर 20 दिन पहले बुला लेते तो मैं दादी को ठीक कर लेता, लेकिन वो नर चाहत कुछ और भई और की और, ऐसे वाली बात है। डॉक्टर और हम सब तो चाहते थे दादी ठीक हो जाएं, लेकिन दादी की कर्मातीत स्टेज हो चुकी थी, दादी को वापस जाना था। और कुछ समय से जैसे बाबा ने ऊपर भी से भी संदेश भेजा कि दादी तो ऊपर बाबा के साथ ही होती थी, शरीर नीचे था, शरीर को डॉक्टर क्या कर रहे हैं वो दादी को नहीं पता था, लेकिन दादी तो ऊपर ही थे। इसलिए ड्रामा में पार्ट था अभी ऐसा कि समय दादी का ऊपर की का पार्ट शुरू होना था, लेकिन बाबा वाली दादी, बाबा चले गए, दादी चले गए, अब बहुत खाली खाली सा लगता है। लेकिन फिर भी हम ड्रामा को स्वीकार करते हैं, और बाबा जो कहता है, बाबा की हर बात को मान्य रखते हुए हम क्यों क्या के प्रश्न में नहीं जाएंगे, लेकिन दादी के प्यार और पालना को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मेरे पल पल का दादी के साथ का अनुभव है। मुझे लगा मुझे भी अपना ये अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये बात आप सबको सुनाई है। बाकी दादी तो तीनों ही दादियाँ बहुत याद आते हैं, और वो पल याद आते हैं जब स्टेज पे बड़े दादी, जानकी दादी और बीच में गुलजार दादी, तीनों दादियाँ स्टेज पे होते थे, और क्या वो नज़ारा होता था। अब ऐसा लगता है ये तीनों दादियाँ जो हमारी नज़र के सामने होती थी, अब ये तीनों ही दादियाँ फरिश्ता बन के वतन में पहुँच गई और हम नीचे रह गए। तो फिर बाबा ने जब संदेश ऊपर से भेजा कि अब तो सभी को एक बात याद रखनी है कि सबके ऊपर रहम दिल बनना है, मर्सीफुल बनना है, और दूसरी बात कि बाबा के द्वारा जो मिला हुआ है उसको अपने जीवन में धारण करके और वापस आने के लिए तैयारी करनी है। तो हम तो हमेशा यही याद रखेंगे कि बाबा ने उनको अपने आगे की सेवा के लिए, प्लानिंग के लिए ऊपर बुलाया है, और दादी फरिश्ता बन गए। बनना तो हमें भी है, लेकिन हमें थोड़ा देर लग रही है, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमें भी जल्दी से जल्दी अपने इस पुरुषार्थ की तीव्रता गति को तेज गति में बदलें, और हम भी ऊपर साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। बाकी तो लास्ट में जब दादी को मधुबन लाए तो उस टाइम भी हम झंडा लहरा रहे थे। जब समाचार मिला तो झंडा लहरा रहे थे, और जैसे झंडा लहराने के बाद कुछ मन नहीं, ऐसा अनाउंस कर रही थी कि सभी भोग लेके जाओ और बाबा को याद करो। मुझे नहीं पता था कुछ हो गया, लेकिन तब तक कि एक भाई ने कहा दीदी समाचार मिल गया है, शाम का प्रोग्राम कैंसिल है, मतलब दादी जी ने शरीर छोड़ दिया था। फिर तो तड़फन होने लगी कि अब दादी के लिए मधुबन जाना है। तो फिर मधुबन जाने के लिए जैसे ही मैं तैयार होने लगी तो बाबा को देख रही थी स्टेज पे, लाइव देख रही थी प्रोग्राम, और सब दादी के पास बैठे हैं और मैं छोटा उदयपुर में बैठी हूँ। बाबा दादी मुझे भी आना है आपके पास, दादी मुझे भी आना है आपके पास, इतना वो कर रही थी। और संजय भाई को मैसेज लिखा, संजय भाई देखो सारे लोग तो वहाँ बैठे हैं, दादी के पास बैठे हैं और मैं उदयपुर में बैठी हूँ, मुझे भी आना है, मुझे छुट्टी दो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप अकेले आ जाओ। पहले छुट्टी नहीं मिल रही थी मधुबन जाने की, और फिर उन्होंने सामने से कहा कोई बात नहीं आप आ जाओ। तो फिर जैसे ही मधुबन पहुँची, रात 2:30 बजे, 2 बजे 2:30 बजे के आसपास पहुँची, और सीधा स्टेज पे जा कर के भी दादी को मिला। अंदर बहुत शांति मिली, बात दादी मिले, माना लास्ट में दादी को देख पाए हम। और उसके बाद मेरा संकल्प था कि दादी के पास बैठ के योग करना है। दादी ने मेरा हर संकल्प पूरा किया है, मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो भी। तो वहाँ से फिर दृष्टि लेके सामने हॉल में बैठ के योग करने लगी, और तब तक मेरा संकल्प चल रहा था दादी के पास स्टेज पे नज़दीक बैठ के योग करना है। तब तक एक भाई आता है और आधे हॉल के बीच में, और पीछे वाली बहन को कहता है बहन ये गीत पूरा होने के बाद आप वहाँ आगे आ जाओ, आपको दादी के पास ऊपर जाके योग करना है। तब तक मैंने भी पीछे ऐसे देखने लगी, और वो भाई मुझे देख के बोलने लगा बहन आप आ जाओ आगे, दादी के पास बैठ के योग करना है। फिर मैंने सीमा बहन को भी बोला, और हम दोनों तीनों बहनें स्टेज पे भी चली गई। 3 बजे से 3:30 बजे तक दादी के पास बैठ के योग भी किया। दादी ने मेरा वो संकल्प भी पूरा किया।
तो मेरी शुरुआत भी दादी से हुई है और जाती बार भी दादी ने मेरा संकल्प पूरा किया है कि मैं स्टेज पे जाती थी दादी के पास बैठना, मैं वहाँ भी बैठी। अंतिम यात्रा में भी कोई सभी को बीच में जाने की परमिशन नहीं थी, मैं वहाँ पे भी आगे दादी के साथ साथ चली गई, दादी मुझे ले भी जा रहे थे साथ साथ। और लास्ट की बात आपको सुनाऊं तो जैसे ही अग्नि संस्कार हुआ और मैं थोड़ा दूर जैसे खड़ी थी और थी अंदर ही थी लेकिन दूर जैसे खड़ी थी और वहाँ से आग की चिंगारी ऐसे लपटें उड़ने लगी और वहाँ से चिंगारी उड़ते आई और मेरे यहाँ पे आके मुझे जोर से चिटकी वो यहाँ पे। और मैंने बोला धन्य हो गई मैं, दादी माँ मुझे वहाँ से भी मिलने आई, ये मेरी भावना थी। और दादी वहाँ से भी ऐसा लगा कि दादी मुझे मिलके यहाँ से लास्ट बार भी मैं दादी से मिल लिया। मेरी शुरुआत भी लाइफ की वहाँ से हुई थी और अभी अंत का समय है, दादी जा रहे हैं तो भी दादी मिल के जा रहे हैं, कुछ कह के जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी दादी माँ आपको सत सत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ऐसी माँ कहीं नहीं मिलेगी, मेरा दिल गाता है। और दादी माँ हमेशा आपके जो शब्द थे, जो आपके महावाक्य थे, जो बाबा के महावाक्य थे, उनको सिर माथे लगाकर माना जीवन में धारण करके और फिर से हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति दे करके और हम भी जल्दी जल्दी फरिश्ते बन करके आपके पास ऊपर आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बातें तो बहुत सारी दादी के साथ की और भी है, लेकिन ये जो भी मुझे अंदर से लगा वो मेरे दिल से निकला है। ये कोई भी बनावटी बात नहीं है, मेरे दिल का ये अनुभव है, दिल की ये आवाज़ है, दादी का ये प्यार है जो आज मैं आपके सामने रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।